हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तालिबान से रिलेटेड फिर पहली न्यूज़ है दैनिक जागरण की। और जिस तरीके से तालिबान अपना पारंपरिक चेहरा, जो उनका पारंपरिक चेहरा है, उस असली चेहरा है, वो दिखाता जा रहा है। अब लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने चाबुक चलाया है और ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो उन्हें बुर्के में रहना होगा, लड़के लड़कियों की क्लास अलग होगी, लड़कियों की टीचर होंगी वो महिलाएं ही होंगी। अगर किसी क्लास में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो उनके बीच में पर्दा डाला जाएगा और भी कई तरीके की पाबंदियां इसमें लगाई गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लड़कियों को उच्च शिक्षा की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ लड़कियों के लिए इस्लामिक पोशाक पहनना अनिवार्य होगा, यानी उन्हें सिर से पांव तक पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्का पहनना होगा। तालिबान की नई सरकार की तरफ से जारी फरमान में सह शिक्षा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कक्षा में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकेंगी। तालिबान की नई अंतरिम सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने एक पत्रकार वार्ता में नई नीतियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान 20 साल पीछे नहीं लौटना चाहता है। हम आज की ज़रूरतों के लिहाज से ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। भाजपा आला कमान ने एक बार फिर चौंकाते हुए गुजरात का ताजा या जो परिवेश चल रहा था, परिक्रम चल रहा था, उसको बदल दिया है और नए चेहरे को यानी कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया है। सरल स्वभाव और मिलनसार के भूपेंद्र पटेल को सूबे की राजनीति में अजात शत्रु के रूप में देखा जाता है। नए सीएम से लेकर 2 दिनों तक चली चर्चा में उनका दूर तक कहीं नाम नहीं था। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल का चयन सर्वसम्मति से किया गया है। सोमवार को सिर्फ उन्होंने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को 2 दिन बाद शपथ दिलाई जाएगी। 5 साल बाद फिर गुजरात की कमान पाटीदार नेता के हाथ में आई है। निर्वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी, भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और जो प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी के साथ रविवार को राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने की सूचना दी थी। नेक्स्ट है कि तबादले का स्थान तय नहीं कर सकता कर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। नियोक्ता को अपनी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक लेक्चर की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरोहा से गौतम बुद्ध नगर ट्रांसफर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकार द्वारा उनके अनुरोध को खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी को रद्द कर दिया है। जस्टिस MR शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारी किसी स्थान पर तबादला करने या नहीं करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। यह नियोक्ता पर है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करे या ना करे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पहली बार भारतीयों की रियल एस्टेट संपत्तियों की भी जानकारी देगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट यानी AEOI के तहत भारत को इस महीने अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों के विवरण का तीसरा सेट प्राप्त होगा। पहली बार इसमें भारतीयों की वहां रियल एस्टेट संपत्तियों के भी आंकड़े होंगे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है।
भारतीयों के कथित रूप से विदेश में जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में इस कदम को मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके तहत भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड में भारतीयों के फ्लैट, अपार्टमेंट और संयुक्त स्वामित्व वाली रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की भी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही इसमें इन संपत्तियों से हुई कमाई का भी उल्लेख होगा ताकि इनसे जुड़ी कर देयता की जांच में मदद मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि स्विस सरकार रियल एस्टेट संपत्तियों का ब्यौरा साझा करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन गैर लाभकारी संगठनों व ऐसे अन्य फाउंडेशन में योगदान और डिजिटल करेंसी में निवेश के बारे में जानकारी अभी नहीं दी जाएगी। स्विस बैंक के बारे में आपने कई बार सुना होगा, वहाँ कई लोगों के काले धन जमा है, कई लोगों के साथ साथ कई देशों के भी काले धन वहाँ पर जमा है, जिसमें ब्रिटेन पहले स्थान पर है, उसके बाद रूस है, फिर अमेरिका है। भारत तो फिर भी कई पावदान नीचे है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों का सबसे ज़्यादा वहाँ पर काला धन जमा है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने पर आपको कोई बहुत अपनी जानकारी नहीं देनी होती है और स्विस बैंक का ऐसा नियम है कि उनके खाता धारकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। इसलिए अपने काले धन को छुपाने के लिए बहुत से लोग जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, वे स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपना काला धन जमा करते हैं। देखिए, स्विस बैंक कोई नहीं है, स्विट्जरलैंड में जितने बैंक हैं उन्हें ही स्विस बैंक बोला जाता है। जैसे भारतीय बैंक, इंडियन बैंक बोलेंगे हम, वैसे ही स्विस बैंक होते हैं। स्विस बैंक में भी जैसे भारत में केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI ऐसे बैंक है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कई बैंक है जिसमें ये सुविधाएं मौजूद हैं। नेक्स्ट है कि बैंक खातों में विश्व कीर्तिमान, फिर भी सूदखोरों से निजात नहीं। सूदखोरों से किसानों और ग्रामीण जनता को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने क्या कुछ उपाय नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों तक इनका कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। वर्ष 2013 से 2019 के दौरान देश भर में बैंक खाता खोलने की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों, रिश्तेदारों, दोस्तों, चिटफंड आदि से कर्ज लेने वालों की संख्या इस दौरान 19% से घटकर महज 17.1% हो गई है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 8% घर ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देने वाले लोगों से कर्ज ले रखा था। पिछले शनिवार को भारत सरकार की तरफ से जारी अखिल भारतीय ऋण व निवेश सर्वेक्षण 2019 में यह बात सामने आई है। NSS का सर्वे खास तौर पर बताया गया है कि बड़ी संख्या में बैंक खाता खोलने के बावजूद संस्थागत एजेंसियों से कर्ज वितरण की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया है। सबसे कम दिनों में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने का भारत के नाम विश्व रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार का मौजूदा आंकड़ा बताता है कि 15 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जून 2021 तक कुल 42.44 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। राजद से पहले प्रसंग सरकार द्वारा इसी योजना को जीरो बैलेंस बैंक खाता योजना के नाम से चला रहा था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान में बने व्यापक और समावेशी सरकार। देखिए 2+2 वार्ता जो हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें ये बात सामने आई है या फिर बोली गई है। देखिए 2+2 वार्ता के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। 2+2 वार्ता यानी किसी देश के 2 मंत्री और दूसरे देश के 2 मंत्री जब आपस में बात करते हैं किसी मुद्दे पर, उसे 2+2 वार्ता बोली जाती है। भारत इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका, जापान, रूस इन सब के साथ 2+2 वार्ता कर चुका है। जैसे कि इस समय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वहां पर व्यापक और एवं समावेशी सरकार के गठन का आह्वान किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने तालिबान शासन को मान्यता देने के बारे में अपनी अनिच्छा का स्पष्ट संकेत दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के बाद रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो।
सार्वजनिक जीवन में उनका पूरा योगदान रहे। इसमें महिलाओं के अधिकारों के हिमायती लोगों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा पर भी चिंता जताई गई है। उन्होंने दोनों देशों ने सभी देशों से अपील की है कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने 26/11 के मुंबई हमले, पठानकोट और पुलवामा हमलों सहित भारत में आतंकी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई दिल्ली के लिए अपना समर्थन दोहराया है। बयान में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में मंत्रियों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसमें बताया गया है कि मंत्रियों ने तालिबान से विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के इच्छुक अफगानों के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी देने का आह्वान किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार पदों पर काबिज लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के अनुसार आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धताओं और मानवाधिकारों का पालन करने की मांग दोहराई है। नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान ने पाक से रुपए में लेन देन से इनकार किया है। तालिबान ने उच्च रैंक वाले पाकिस्तानी मंत्री के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों देशों की करेंसी की अदला बदली की व्यवस्था की बात कही गई थी। उसने पाकिस्तानी रुपए में कारोबार करने से इनकार किया है। समा टीवी ने अफगान सूत्रों से बताया कि सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अहमदुल्ला वासिक ने तय किया है कि पड़ोसी देशों के बीच लेन देन अफगानी मुद्रा में ही होगा। यह बयान तब जारी किया गया है जब एक दिन पहले अलग रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान के साथ रुपए यानी कि पाक मुद्रा में कारोबार शुरू करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आतंक के आगे असहाय विश्व समुदाय। ये एडिटोरियल पेज से है, तालिबान से रिलेटेड है यह आर्टिकल और इसे लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। इस समय समस्त विश्व और मानवता आतंक की वापसी से भयक्रांत है। भय की यह भावना अफगानिस्तान में तालिबान के पुनः उभार से उपजी है। यूं तो दुनिया में कई आतंकी संगठन हैं और उनका एक ही एजेंडा है हिंसा एवं रक्तपात, परंतु तालिबान का मामला कई मायनों में अलग है। यह संभव पहला मामला है जब किसी आतंकी धड़े ने पूरा का पूरा देश ही हड़प लिया हो। अमेरिका ने 20 साल पहले जिस आतंकी धड़े के खिलाफ मुहिम छेड़कर उसे सत्ता से बेदखल किया था, वहीं फिर से सत्ता पर काबिज है। समय की सुई फिर से वहीं अटक गई है। तालिबान 21वीं सदी के आधुनिक विश्व की 7वीं सदी की कट्टरपंथी पुरातन विचारधारा लादना चाहता है। यानी कि पूरी तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया है ये विश्व समुदाय के लिए खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि तालिबानी जो सोच है वो 7वीं शताब्दी की क्रूरता को प्रदर्शित करता है। महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, अगर जा सकती हैं तो पूरे बुर्के में जाएंगी, उनके साथ एक पुरुष होना चाहिए, वे नौकरी नहीं कर सकती हैं। यानी कुल मिला के उन्हें सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके की कई भावनाएं तालिबान रखते हैं और एक कट्टरपंथी जो समुदाय हो सकता है कह सकते हैं, और उसी तरीके से अब अफगानिस्तान भी एक कट्टरपंथी देश बन जाएगा। ऐसी कई जो विचारधाराएं हैं वो इस समय विश्व समुदाय के सामने हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तालिबान जैसे देश को अब कई देश समर्थन भी दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद रूस, चीन, पाकिस्तान, ऐसे देश जो ताकतवर देश हैं वो भी अब तालिबान को मान्यता दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि तालिबान के जो उच्च मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वे वो मंत्री बन रहे हैं जो अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में है, यानी टॉप मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में है, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अमेरिका इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तालिबान ने प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया है। उसने बामियान क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा ध्वस्त की। उसका उद्देश्य इस्लामिक शासन की स्थापना है। इस्लामी शासन व्यवस्था की यह मुहिम पाकिस्तानी मदरसों से उभरी थी। वर्ष 1998 तक अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान की जनता मुजाहिदीन के अत्याचार से व्यथित हो गई थी। उन्होंने इस्लामिक कानून के नाम पर सार्वजनिक रूप से फांसी देना, कथित दोषियों के अंग भंग करने की सजाएं दी, पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना, महिलाओं
के लिए शरीर को ढकना अनिवार्य कर दिया था। तालिबान में टेलीविजन, संगीत, सिनेमा आदि को गैर इस्लामिक बताया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रेरणा कट्टरपंथी इस्लाम है। पहले दौर की तालिबानी सरकार को पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दी थी। तालिबान से औपचारिक राजनयिक संबंध तोड़ने वाले देशों में पाकिस्तान आखिरी देश था, परंतु दबे छिपे उसे संरक्षण प्रोत्साहन देता रहा। सितंबर 2012 में तालिबान ने काबुल पर हमले किए। आतंक और अत्याचार का बोलबाला रहा। एक राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान अब टूट रहा है। तालिबान की आतंकी सरकार प्रत्यक्ष है। माना जा रहा है कि तालिबान सरकार को पाकिस्तान ही चलाएगा। पाकिस्तान आतंक के साथ है। अमेरिका विचारक सैमुअल पी हेडिंग्स ने अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस यानी सभ्यताओं के टकराव में लिखा था कि नए विश्व में संघर्षों का मूल आधार विचारधारा या आर्थिक प्रश्न नहीं होंगे। विभाजित मानवता और सभ्यता संस्कृति के प्रश्न ही टकराव का मूल आधार होंगे। तालिबान मानवता के दमन में लगा हुआ है, मगर भारत में भी स्वयं को तालिबान विचारधारा से जोड़ने की सांप्रदायिक बीमारी चल पड़ी है। इसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जैसे कई लोग इसमें अब शामिल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोलाहल में गुम हुआ सुधारों का संदेश। देखिए, मोदी सरकार जिन वादों के साथ उतरी थी चुनाव में और जीती भी थी, सत्ता पर आई थी, उसमें उन्होंने कई फसलों के दामों को नियंत्रित करने जो बढ़े हुए थे और कई फसलों के दामों को बढ़ाने जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा हो की हामी भरी थी। वो सुधार कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। दलहन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उसका फायदा सिर्फ जो जमाखोर हैं उनको मिल रहा है, किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। हालांकि ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। चौकसी बढ़ाने का समय। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ है और वो जम्मू कश्मीर की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा सकता है, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में जो सबसे न्यूज़ पहली हम ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए टीकाकरण ही एकमात्र दवा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए टीकाकरण ही एकमात्र दवा है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद न केवल लोग नियमित रूप से अपने ऑफिस जाने में सक्षम हो सकेंगे, बल्कि व्यवसायी अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। किसान भी नियमित रूप से कृषि गतिविधियों में भाग लेकर अर्थव्यवस्था को गति दे सकेंगे। उन्होंने कहा, देश में टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और अब तक 74 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण ही एकमात्र दवा है जो न केवल वायरस से लड़ने में सक्षम है, बल्कि अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, निर्यात लक्ष्य में तेजी के लिए 9 क्षेत्रों के 75 उत्पादों की पहचान। उद्योग संगठन PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 9 क्षेत्रों के 75 उत्पादों की पहचान की है। उनका मानना है कि इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने से भारत साल 2027 तक $750 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसमें कृषि व खनिज क्षेत्र भी शामिल है। इतना ही नहीं, PHDCCI ने इन 75 उत्पादों के लिए बाजारों की पहचान भी कर ली है। उद्योग संगठन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि 2027 तक $750 अरब मूल्य की वस्तुओं के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चीन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज है हमारा अब स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में जो सबसे मेन न्यूज है वो है यूएस ओपन की नई शहजादी बनी राडुकानू। पिता रोमानिया के, मां चीन की, जन्म कनाडा में, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के लिए टेनिस खेलने वाली एम्मा राडुकानू
इन सभी देशों की संस्कृतियों और कलाओं को अपने अंदर सम्माहित करते हुए यूएस ओपन की नई शहजादी बन गई हैं। यूएस ओपन के खिताबी मैच में राडुकानु ने अपने जन्म देश कनाडा की ही लैला फर्नांडोज को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया है। रडाकू 44 साल बाद महिला सिंगल्स ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी बन गई हैं। उप विजेता लैला फर्नांडिस ने 9/11 की बरसी को किया याद। यूएस ओपन के उप विजेता लैला फर्नांडिस ने 9/11 आतंकवादी हमलों की बरसी पर कहा कि न्यूयॉर्क के जज्बे से उन्हें मजबूती मिलती है। तो ये आज का 13 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।